हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो में उन्हें पिछले सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी समाहित किया और साथ साथ इस बार 2023 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने इसमें समाहित किया है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर है कि महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले गांधी जी किसानों, श्रमिकों और कारीगरों की तरह के वस्त्र पहनते थे, यानी उनकी जो सूट बूट वाली ज़िंदगी थी, वो बैरिस्टर थे, वकील थे, अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते थे, तो अपनी जो विलासिता की ज़िंदगी थी उसको समाप्त कर दिया। अब वह ग्रामीणों की तरह दिखने के लिए उन्हीं की तरह जो है वस्त्र पहनने लग जाते हैं। वह उनकी तरह रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, जैसे जितने भी उस ज़माने के लोग थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, पढ़े लिखे, तो अधिकतर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया करते। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, वो आम बोलचाल का ही भाषा का प्रयोग करते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। इसी प्रकार से सामान्य जन के साथ उनकी पहचान उनके वस्त्रों से प्रतीत होती थी। राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के मध्य एक साधारण धोती में जाते थे। इसके अलावा वे प्रत्येक दिन का कुछ भाग चरखा चलाने में बिताते थे और अन्य राष्ट्रवादियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। तो ये वो सारी चीज़, वो कार्य हैं जो इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों की तरह देखने के लिए प्रयत्न किया था। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसानों को लगता था कि महात्मा गांधी के पास क्या है, चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। क्या है, उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुखों में सुधार के लिए भेजा गया है और उनके पास स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। मतलब किसान का मानना था कि गांधी जो हैं उनके पास बहुत शक्ति है और राजा ने उनको हमारे दुखों को हराने के लिए भेजा है और वो किसी ब्रिटिश सरकार नुमाइंदों का, ब्रिटिश सरकार कर्मचारियों का जो है नियमों का अवहेलना करने की क्षमता रखते हैं और वो इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। कुछ के अनुसार गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से भी ज़्यादा है और ये कि उनके आने से और औपनिवेशिक शासन जिले से भाग जाएंगे। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल खराब हो गई। किसान महात्मा गांधी को गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा के नाम से जानते थे। वह उनके लिए एक उद्धारक के समान थे जो उनके ऊंचे घरों उनके दमन करने वाले अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान, मर्यादा और स्वच्छता वापस लाने वाले थे। क्योंकि गांधी जी के प्रयत्नों से चंपारण में नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। ठीक है, इस तरह से के बाद नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कानून सबसे अधिक अन्यायपूर्ण था। इसके द्वारा नमक के उत्पादन और विक्रय पर सरकार का अधिकार हो गया था। इससे पहले जो है नमक भारतीय आराम से बना सकते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर कर नहीं था, वो ज़्यादा महंगा नहीं था। लेकिन अब जो है नमक महंगा कर दिया है कि उस पर टैक्स लगा दिया गया। इसके बाद नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति, अमीर या गरीब, शहरी या ग्रामीण या आदिवासी सभी करते थे। ठीक है, और यह जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, परंतु इसके बावजूद सरकार ने घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहाँ तक कि समुद्र तट के निकट निवास करने वाले लोग भी समुद्र के पानी से नमक का निर्माण नहीं कर सकते थे। यही नहीं, जनसाधारण को दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए विवश किया जाता था और नमक पर राज्य का एकाधिपत्य या एक अधिकार था, जिससे यह कानून अत्यंत अलोकप्रिय था। तो यही उस कारण था जिसके माध्यम से महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था इस नमक कानून को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेसिस 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले इनसे में महात्मा गांधी और कांग्रेस तथा उसके नेताओं की गतिविधियों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें एक साधारण भारतीय की सोच के बारे में पता चलता है कि वे कांग्रेस व नेताओं के बारे में क्या सोचते थे। जैसे महात्मा गांधी को गांधी बाबा, गांधी महाराज के नाम से पुकारा जाता था। यह नाम गांधी जी की लोकप्रियता के सूचक थे। परंतु अखबारों का वर्णन पूर्णतः निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अखबार को नियंत्रण करने वाले समाचारों का वर्णन करने वालों के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं।
वह साधारणतः उसी दृष्टिकोण और विचारों को ध्यान में रखकर लिखते या वर्णन करते हैं। उदाहरणतः एक पूंजीवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सदा समाजवाद या साम्यवाद की रचना करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार पहले से निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार घटना का वर्णन करना है। इसलिए लंदन से छपने वाले अखबारों और भारत के राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाले वर्णनों में अंतर मिलता है, परंतु इन माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद चरखियों को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? तो चरखियों को राष्ट्रवाद के प्रतीक चुनने के पीछे कई कारण थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चरखियों को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, सभी उत्तर यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे कारण हैं कि चरखियों को ही राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था? तो असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1914 से 1918 के विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। युद्ध के पश्चात सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। यह एक अन्यायपूर्ण निर्णय था क्योंकि जनसाधारण को युद्ध और युद्ध के दौरान सेवाओं के बदले कुछ इनाम की आशा थी। रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाने के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के अंत में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे असंतोष में वृद्धि हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों निकल पाया? तो गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके पीछे के जो कारण थे यहाँ पर इसका उत्तर दे दिया गया, इसको आप जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? तो महात्मा गांधी के आने के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से बदल गया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होने लगा। और जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से पहले बार आते हैं तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका पहला व्याख्यान होता है। उसके बाद फिर चंपारण सत्याग्रह होता है। फिर आपका अगर बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह होता है। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। रोलेट एक्ट का विरोध करते हैं महात्मा गांधी, और गांधी जी के कुछ अपने सिद्धांत थे। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को पूरी तरह से बदल डाला था। ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में जो इतने भी एमसीक्यू हमने इसमें शामिल कर दिया है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन तीन नेताओं का जोड़ उनके संघर्ष को अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था? क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। तो वह हैं लाल बाल पाल, ठीक है। जैसे लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र थे, और ये विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं अपने आप को। जब गांधी जी 1915 में भारत में वापस आए तो उस समय के भारत की अवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है कि अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश नहीं दिया था? तो गांधी जी ने जो निर्देश नहीं दिया तो वह है दिन के शेष समय में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। जबकि गांधी जी ने दिया था कि दिन के जो भी शेष समय बचे उसमें आप सभी लोग रचनात्मक कार्य करेंगे। तो इसका घ है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी की नमक यात्रा के विषय में व्यक्त नहीं किया था? तो वह विचार जो व्यक्त नहीं किया गया था वह है कि पत्रिका ने लिखा कि समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय के प्रयत्नों के बावजूद औरतों ने ये नमक और शराब के कानूनों को उल्लंघन नहीं किया, जबकि औरतों ने शराब और नमक कानून को उल्लंघन किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव कब पेश किया? तो स्वायत्तता की मांग का जो प्रस्ताव पेश किया तो मार्च 1940 में। भारत ने राष्ट्रवाद के इतिहास में महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रवाद के किस नाम से जाना है? वह है राष्ट्रपिता। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ निम्नलिखित में किसका नाम जोड़ा जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा है तो वह है जॉर्ज वाशिंगटन। महात्मा गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद भारत कब वापस लौटे? तो महात्मा गांधी विदेश में रहने के बाद कब वापस लौटे? जो सही उत्तर है वो है आपका जनवरी 1915, 9-10 जनवरी 1915, और इसी दिन जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी प्रवासी दिवस मनाया गया था भारत में। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में लाल पाल निम्नलिखित में किन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं? तो लाल पाल जिन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं वह आपका महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल।
मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो कथन सही है वो है गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित व्यक्ति वकील थे। ठीक है, ये घा जो सही है, गा यानी सी। गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता या गुरु कौन थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 12वां जो क्वेश्चन है, गांधी 1918 में गांधी जी ने गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया? तो 1918 में गांधी जी ने गुजरात में जो आंदोलन चलाया था वो था अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करना। ठीक है। 1919 में गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध अभियान चलाया? तो 1919 में गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध अभियान चलाया? तो अभियान चलाया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका रॉलेट एक्ट। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, प्रत्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किस लेखक का था? तो वो कथन है लुई फिशर का। किसका है? लुई फिशर। यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना असंभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? तो व्यक्ति द्वारा जो कथन दिया गया था वो दिया गया था ब्रूमफील्ड के द्वारा। गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण किस वर्ष दिया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था फरवरी 1916 में। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लगाया? तो गांधी जी ने अपना ध्यान जिस क्षेत्र में लगाया वो था छुआछूत को समाप्त करने पर जोर लगाना और खादी को बढ़ावा देना, यानी उपयुक्त का और खा दोनों सही है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? तो हुआ था लाहौर में। मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर यात्रा करके 6 अप्रैल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचे और नमक कानून को भंग किया? वह दांडी। प्रश्न नंबर 20, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी के बारे में कौन सी टिप्पणी की? तो टाइम ने गांधी जी के बारे में कौन सी टिप्पणी की थी? तो टिप्पणी है सभी, यानी पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया। अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम ने नमक यात्रा की मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। एक हफ्ते बाद टाइम ने लिखा कि यह इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। तीनों चीज़ें जो है टाइम मैगजीन पत्रिका ने अपनी टिप्पणी छापी थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन हुआ और गांधी जी के इस दावे को कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है निम्नलिखित में से किस ने चुनौती दी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 21 की अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक है, ये तीनों कथन सही हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुए चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रांतों में सत्ता प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को कितने प्रांतों में सत्ता प्राप्त हुई थी? तो आप अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जिन प्रांतों में सत्ता प्राप्त हुई थी वह 11 में से 8 प्रांतों में सत्ता प्राप्त हुई, यानी का इसका सही उत्तर है। अगस्त 1942 में निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 23वें का। 24वां कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 गर्मियों में आया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत व्यापक हिंसा शुरू की? तो व्यापक हिंसा मुस्लिम लीग द्वारा शुरू की गई थी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 1947 में वेवेल की जगह निम्नलिखित में किसको भारत का वायसराय नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया, नहीं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है इस चैप्टर के। चलिए इधर आप देख सकते हैं वन वर्ड जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि इटली के निर्माण, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, वियतनाम में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और भारत में भारतीय राष्ट्र का पिता किन व्यक्तियों को माना गया है? उल्लेख कीजिए। तो इटली का निर्माण
गैरिबाल्डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध जॉर्ज वाशिंगटन, वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का संघर्ष हो ची मिन्ह और भारतीय राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी। ये सारी चीज़ यहाँ से देखी गई हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के इतिहासकार चंद्रन देवसेनन के अनुसार महात्मा किसने बनाया? तो इतिहासकार चंद्रन देवसेनन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, जहां पर उन्होंने पहली बार सत्याग्रह की अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 में शुरू हुआ। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते हैं। गोखले ने गांधी जी को क्या परामर्श दिया और क्यों? गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने का परामर्श दिया, जिससे कि वे इस भूमि और उसके लोगों को जान सके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और इसके उद्घाटन समारोह में किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया और क्यों? तो स्थापना फरवरी 1916 में हुई थी और इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिन्होंने दान देकर विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा दिए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। ठीक है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए गांधी जी के भाषण का क्या महत्व है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया गांधी जी का भाषण महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें गांधी जी ने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग की आलोचना की थी। उन्होंने वहां पर धनी लोगों की उपस्थिति और गरीबों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है 1917-18 में गांधी जी ने कौन से अभियानों के आंदोलन को चलाया? तो ये आपको देख लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए दोस्तों आपको करना जरूर है, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाले। इन्हीं में से सभी क्वेश्चन आपके पेपर देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और क्यों मनाया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है। माफ कीजिएगा। कैबिनेट मिशन की असफलता के पश्चात जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया और उसी दिन कलकत्ता में खून खराबा शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कैसे कर दिया, स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में पूछा गया था कि गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की भाषण की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दर्शन के साथ असहयोग आंदोलन को किस प्रकार एकजुट किया, परख कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 8 नंबर से पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको आपको पूरा करना ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों का अफवाह फैली, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। गांधी जी का जन अनुरोध भारतीय राजनीतिक संदर्भ में निसंदेह कपट से मुक्त था तथा उसने राष्ट्रवाद के आधार के विस्तार में उनकी सफलता में योगदान दिया, कैसे व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 8 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इसको आपको करना है दोस्तों सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 के पश्चात गांधी जी और कांग्रेस की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी द्वारा व्यक्त विचारों की व्याख्या कीजिए। क्या वे अपने नियमों को व्यवहार में लाए, उदाहरण दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और 21वें क्वेश्चन को पूछा गया था। सभी पॉइंट आपको नोट करने थे, तो इतना लिखोगे तभी जाके आपको बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना।
असहयोग आंदोलन के कारण व स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत को इसके साथ क्यों जोड़ा अथवा उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यह प्रथम विश्व युद्ध, रोलट एक्ट, रोलट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय मुसलमानों में असंतोष, स्वराज व खिलाफत के साथ जोड़ना। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 2000 CBSE 2011, 2009, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरह इसका। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं CBSE 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है लगातार। ठीक है, तो इस चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं और इन सभी को उसमें समाहित कर दिया हमने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।